वेलकम ऑन श्री राम क्लासेज बीकानेर। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जैव विविधता के संदर्भ में। जैव विविधता क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ और उसके बाद हम उस जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। जैव विविधता, सबसे पहले हम ये जाने कि जैव होता क्या है। जैव एक प्रदेश विशेष में पाए जाने वाली समस्त पादप व जंतु की प्रजातियों को हम जैव कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैव बायोडाइवर्सिटी, तो पादप व जंतु की जो प्रजातियां हैं उनको हम जैव कहते हैं। अब जैवों की जो विविधता है, जीवों की जो विविधता है, वो सामान्यतः जैव विविधता कहलाती है। जैव मंडल मत समझना, जैव मंडल अपने आप में एक अलग चीज है और जैव विविधता अपने आप में एक अलग चीज है। तो जैव एक क्षेत्र विशेष में एकांक समय में पाई जाने वाली पादप व जंतु प्रजातियों को हम जैव कहते हैं और इनकी जो विविधताएं हैं, प्रजातियां हैं, उन सबको हम जैव विविधता के नाम से संबोधित करते हैं। अब अगर हम राजस्थान की जैव विविधता के संदर्भ में अगर पढ़ते हैं तो राजस्थान की जैव विविधता के बारे में अगर हम जानें तो कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाटा हमारे सामने आते हैं। जैसे राजस्थान में हम एक चार्ट सा बना लें। राजस्थान जैव विविधता में यहाँ पर आ जाए हम सबसे पहले नेशनल पार्क पर। नेशनल पार्क, ठीक है, कि राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं, तो सिंपल सा आंसर है कि राजस्थान में आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। 3 नेशनल पार्क हैं। 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? इनमें से एक है रणथंभौर, एक है केवलादेव और एक है मुकुंदरा हिल्स। हम तीनों की मतलब सभी की हम बात करेंगे, बट हम यहाँ पे एक डाटा ले रहे हैं। तो 3 नेशनल पार्क हैं। कुछ ऐसे नेशनल पार्क भी हैं, यानी मैं यूँ कहूँ कि कुछ ऐसे अभयारण्य भी हैं जिन्हें नेशनल पार्क घोषित किए जाने का प्रस्ताव आगे भेजा हुआ है। नेशनल पार्क हम कहते हैं किसे हैं, ये भी जानना जरूरी है। मतलब सिंपल सा कि अभयारण्य और नेशनल पार्क में अंतर क्या होता है। देखो, वास्तव में नेशनल पार्क अभयारण्य होते हैं, लेकिन कोई अभयारण्य ये जरूरी नहीं है कि वो नेशनल पार्क हो, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब कैसे कोई अभयारण्य नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो उसके पीछे 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस ये है कि राज्य सरकार क्या करे कि किसी वन्य जीव क्षेत्र को जो कि अभयारण्य घोषित है उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे। विधानसभा में या जो राज्य विधानमंडल है, इसमें बहुमत से उसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाए। उसके बाद ये प्रस्ताव संसद में भेजा जाए, संसद में बहुमत से उसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाए और उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अभयारण्य किस रूप में स्थापित हो जाएगा? नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हो जाएगा। अब एक और बात है यहाँ पे कि 1972 में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया और उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन था, तो 42वें संविधान संशोधन में वन व वन्य जीवों को संवर्ती सूची का मतलब संवर्ती सूची में स्थान दिया गया। इसलिए राज्य सरकारें भी अपने अपनी सीमा क्षेत्र के भीतर वन्य जीवों की रक्षा के लिए अभयारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, मृग वन उद्यान आदि का निर्माण कर सकता है। बट अभयारण्य का प्रोसेस में अभयारण्य से नेशनल पार्क बनने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो हमारे राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? 3 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, जो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 2019-20 की जो एनुअल रिपोर्ट है, जो वार्षिक प्रतिवेदन है, उस प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 2019-20 का राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वार्षिक प्रतिवेदन है, उसके अकॉर्डिंग। तो 3 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, अब उन अभयारण्यों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हैं तो अभयारण्य, लेकिन जिनके लिए नेशनल पार्क के स्थापना का प्रस्ताव भेजा जा चुका है या भेजा गया है या वो प्रस्तावित हैं। इनमें से एक है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान भी नेशनल पार्क के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके अलावा इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, वो भी इसी का एक भाग है और वो भी नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित है। यानी कंबाइंड दोनों राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं आकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से ये राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित है। इसके अलावा सरिस्का,
सरिस्का, ये भी नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित है। इसके अलावा कुंभलगढ़ ये नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित है। सीता माता अभयारण्य ये भी नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित है। और इसके अलावा माउंट आबू यानी आबू अभयारण्य जो माउंट आबू में है, आबू अभयारण्य ये भी नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित है। तो हमारे राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं और 5 नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, कुंभलगढ़, सीता माता और आबू अभयारण्य। ठीक है, अब 26 अभयारण्य हैं, 26 अभयारण्य हैं जिनमें ये शामिल हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक इनको नेशनल पार्क का दर्जा नहीं मिला है। तो ये 26 अभयारण्यों की सूची में शामिल हैं। हम सबकी बात करेंगे। हमारे पास 7 मृगवन हैं, मृगवन, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, 11 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं, जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है अभयारण्यों की और आखेट निषिद्ध क्षेत्र की, मृगवन की, जैव संरक्षित क्षेत्र की व अन्य जो पक्षी उद्यान हैं उनसे संबंधित। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले, साथ ही एक चीज़ और बताऊं अपने यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे 3 टाइगर परियोजनाएं भी हैं। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे राजस्थान में 3 टाइगर परियोजना भी हैं। तो हम उन सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में नेशनल पार्क के संदर्भ में। आप साथ बने रहिए, हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क और उसके बाद इन सभी को हम हमारे वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं हमारे नेशनल पार्क के बारे में तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क कौन है। तो हम सभी पर डिटेल से बात करते हैं। हम हमारा मैप बना लेते हैं एक बार और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं उन पे, उन सभी को हम पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे राजस्थान के प्रथम नेशनल पार्क पर। तो राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क हमें मिलता है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जो हमारा पहला नेशनल पार्क है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, एनपी यानी कि नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क 1955 में अभयारण्य के रूप में स्थापित हो गया था। 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है, ये बात याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पे 1973 में, या यूँ कहें 1973-74 भी कहते हैं, 1973-74 में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला के प्रयासों से 1973-74 में यहाँ पे प्रारंभ हो गई थी राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना भी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना बताएं। तो राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना कौन सी है? रणथंभौर नेशनल पार्क। और राजस्थान का पहला नेशनल पार्क भी कौन है? रणथंभौर नेशनल पार्क। अब टाइगर परियोजना की शुरुआत तो यहाँ हो गई दोस्तों। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बनता है कि अभयारण्य से ये नेशनल पार्क के रूप में कब आया? तो 1980 में इसे नेशनल पार्क के रूप में स्थापित कर दिया गया है ना। 1980 में ये किस रूप में बन गया? नेशनल पार्क के रूप में बन गया। अब इसका एरिया हम जान लेते हैं। सवाई माधोपुर में है तो इसका जो एरिया है वो करीब 282 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 282.03। तो 03 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 282.03 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारा पहला नेशनल पार्क। अब इस नेशनल पार्क के लिए खास विशेषता पर्यटन की अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन के लिए। स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन आते हैं? दिल्ली, जयपुर, आगरा। दिल्ली, जयपुर, आगरा। तो ये जो स्वर्णिम त्रिकोण है, पर्यटन त्रिकोण है, स्वर्णिम त्रिकोण,
स्वर्णिम त्रिकोण, ये जो पर्यटन परिपथ है, ठीक है, ये स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन परिपथ, इस पर्यटन परिपथ पर हमारा राजस्थान स्थित है। इस पर्यटन परिपथ पर हमारा राजस्थान स्थित है। हमारा राजस्थान क्या एक्चुअल में रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित है, ये ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन फिर बन गया यहाँ पे कि राजस्थान का कौन सा अभयारण्य है या कौन सा नेशनल पार्क पूछेंगे, क्योंकि हम अभी नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान का कौन सा नेशनल पार्क है जो स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन सर्किट पर स्थित है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क हमारा आंसर होगा। आप बताएं क्या और भी कोई है क्या ऐसा नेशनल पार्क जो इस स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित हो? बिल्कुल, अगर आप केवलादेव के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहां पे भरतपुर में जो केवलादेव नेशनल पार्क है, वो एक दूसरा ऐसा नेशनल पार्क है जो राजस्थान में स्वर्णिम परिपथ या स्वर्णिम त्रिकोण जो पर्यटन सर्किट है उस पर स्थित है। केवलादेव की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम आते हैं इस रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, अब रणथंभौर नेशनल पार्क 1973-74 में किसका दर्जा प्राप्त हो जाता है? इसको पहली टाइगर परियोजना के रूप में इसको दर्जा प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ के जो टाइगर हैं वो बड़े आकर्षक हैं और अपने आकर्षण की वजह से ही अपना जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो लैंड ऑफ टाइगर कहलाता है। लैंड ऑफ टाइगर कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको लैंड ऑफ टाइगर कहते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क को। अब इस रणथंभौर नेशनल पार्क की बहुत खास बात है, बहुत खास बात है। क्या खास बात है इस रणथंभौर नेशनल पार्क की, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, रणथंभौर नेशनल पार्क अगर हम बात करते हैं एरिया इसका है 282 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान का पहला नेशनल पार्क तो है ही, साथ ही में ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ टाइगर परियोजना की, तो पता है क्या होता है कि टाइगर जो होता है वो अपना एरिया बना के रखता है। जैसे कुत्तों का इलाका, कुत्ते अपना अपना ग्रुप और अपना अपना इलाका बना के रखते हैं ना, कि एक इलाके से दूसरा इलाका में कुत्ता जब चला जाता है तो या तो वो उसकी जान ले लेते हैं या उसको वो भगा देते हैं। तो ऐसे टाइगर भी जो होते हैं अपना जोन बना के रखते हैं। और रणथंभौर में जब टाइगर की संख्या, टाइगर की काउंटिंग में वृद्धि हो गई, रणथंभौर में जब टाइगर की काउंटिंग में वृद्धि हो गई, तो रणथंभौर जो नेशनल पार्क था, जो कि केवल 282.03 वर्ग किलोमीटर था, इसके एरिया में वृद्धि की गई। और आज अगर हम बात करें कि रणथंभौर नेशनल पार्क का एरिया कितना है, तो वो तो है 282 वर्ग किलोमीटर, लगभग 282.03 वर्ग किलोमीटर आप कहना चाहें तो। लेकिन अगर हम बात करें कि टाइगर परियोजना के रूप में रणथंभौर नेशनल पार्क की कुल जो लंबाई चौड़ाई यानी कि कुल जो एरिया है वो कितना है, तो हम बात करते हैं कि इसमें टाइगर परियोजना के रूप में कौन कौन आते हैं। तो लैंड ऑफ टाइगर हम इसको कहते ही हैं एज ए टाइगर प्रोजेक्ट। भाई एरिया हम निकाल रहे हैं इसका, एरिया एज ए टाइगर प्रोजेक्ट, एरिया एज ए टाइगर प्रोजेक्ट। तब इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें हम शामिल करते हैं एज ए, किसमें? रणथंभौर में। इसमें शामिल होती हैं 4 चीजें। इन 4 चीजों को मिला के टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे निर्मित किया गया है। एक तो यहाँ पे है खुद रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा इसमें शामिल किया गया है कैला देवी। ये कैला देवी कहाँ है? करौली में अभयारण्य है। तीसरा इसमें शामिल किया गया है सवाई मानसिंह अभयारण्य। सवाई मानसिंह अभयारण्य ये सवाई माधोपुर में है। और एक इसमें शामिल किया गया है सवाई माधोपुर का ही कंबालजी आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है, ये इसमें शामिल किया गया है। यानी रणथंभौर इसमें शामिल हो गया, इसमें सवाई मानसिंह अभयारण्य है वो शामिल हो गया, कंबालजी क्षेत्र शामिल हो गया और कैला देवी जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल हो गया। अब एरिया काउंट करते हैं, तो रणथंभौर नेशनल पार्क का एरिया तो आप जानते ही हैं, वो है 282.03 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वो एरिया आ गया, काउंट कर लिया हमने।
कैला देवी जो अभयारण्य है हमारा, उसका क्योंकि वो भी टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में रणथंभौर में शामिल है, तो उसका एरिया है करीब 401 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है सवाई माधोपुर वाला, वो है करीब 113 वर्ग किलोमीटर, 113 वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावा जो सवाई मानसिंह है वो है करीब 103, किधर गया सवाई मानसिंह, 103 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 103 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये 103 नहीं था, सॉरी, इसको 131 करेंगे, 131 वर्ग किलोमीटर है ना, 131 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है सवाई मानसिंह का, इन सबको मिला देते हैं, है ना, तब ये हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट है, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, ये राजस्थान की सबसे बड़ी टाइगर परियोजना बन जाती है। मतलब कि पता है क्या होता है कि टाइगर प्रोजेक्ट में कुछ जोन बने हुए होते हैं। जैसे ये कोई टाइगर प्रोजेक्ट है तो सेंटर वाला जो होता है उसको कहते हैं टाइगर क्रिटिकल हैबिटाट, और ये जो बाहरी वाला जो जोन होता है इसको हम कहते हैं बफर जोन, है ना, बफर जोन। तो बफर जोन ये पूरा सम्मिलित क्षेत्र होता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में रणथंभौर में कौन कौन शामिल है? रणथंभौर नेशनल पार्क शामिल है, कैला देवी अभयारण्य करौली वाला शामिल है, सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर शामिल है, और आखेट निषिद्ध क्षेत्र सवाई माधोपुर इसमें शामिल है। ठीक है, ये तो बात हो गई एज ए टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। अब यहाँ की क्या खास बातें हैं हम उनकी बात करते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है टाइगर के लिए, जैसा कि हमने कहा कि लैंड ऑफ टाइगर ये कहलाता है। साथ ही यहाँ पे कुछ धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, और जिनमें है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग तो यहाँ है ही है, रणथंभौर दुर्ग है यहाँ पे। इसके अलावा जोगी महल काफ़ी फेमस है यहाँ का। अब रणथंभौर जो टाइगर सफारी है, इस रणथंभौर टाइगर सफारी में 4 तालाब पूछे जाते हैं। 4 तालाब काफी फेमस हैं। इनमें है पद्म तालाब, गिलाई, मानसरोवर, राजबाग। ठीक है, ये 4 प्रसिद्ध तालाब हैं यहाँ के रणथंभौर नेशनल पार्क के। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ आपको टाइगर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ से आप जैसे रणथंभौर टाइगर जो सफारी है वो आप देखने गए और वहाँ पे आपको टाइगर नहीं मिले, लेकिन अगर आप टाइगर देखना ही चाहते हैं, मतलब यार हम है ना बिना टाइगर देखे यहाँ से नहीं आना चाहते हैं आप वहाँ से, तो आप इन जो 4 तालाब हैं, पद्म तालाब, गिलाई, मानसरोवर और राजबाग, पद्म तालाब और गिलाई, मानसरोवर, राजबाग, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पहुँच के आप इन तालाबों पर विचरण कीजिए। विचरण मतलब कार से नहीं उतरना है, आप कार में जाते हैं, कार से नहीं उतरना है। ओपन जो सफारी कार होती है ना उसमें जाएंगे, कार से मत उतरना, नहीं तो आप टाइगर आपको साथ ही रख लेगा घर में। ठीक है, तो पद्म तालाब, गिलाई, मानसरोवर और राजबाग यहाँ पे प्रसिद्ध तालाब हैं। अब देखो यहाँ के जो प्रसिद्ध टाइगर हैं वो बताऊँ आपको, रॉयल बंगाल ब्रीड के टाइगर हैं। यहाँ कौन सी ब्रीड है? रॉयल बंगाल ब्रीड है टाइगर की। और इस रणथंभौर नेशनल पार्क का जो बड़ा कुनबा है वो यहाँ की प्रसिद्ध बाघिन मछली है ना, जिसको लेडी लेक कहते हैं, क्रोकोडाइल किलर कहते हैं। तो प्रसिद्ध जो टाइगर है मछली, उसका ही कुनबा है यहाँ पे। मतलब सबसे ज़्यादा संतानें यहाँ पे मछली के, मतलब संतान से संतान, संतान से संतान, इस तरह से सबसे बड़ा जो कुनबा है यहाँ पे मछली, जो यहाँ की प्रसिद्ध बाघिन रही है उसका यहाँ पर सबसे बड़ा कुनबा है। और मछली भारत की सबसे बूढ़ी बाघिन रही है, वर्तमान में इसकी डेथ हो चुकी है। और ख़ास बात यह है कि ये किसी टाइगर अटैक से नहीं मरी और ये अपनी नेचुरल डेथ से मरी है। इसको क्रोकोडाइल किलर भी कहते हैं। और इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी कि हमारी एक ब्रिटेन की एक संस्था है, और ब्रिटेन की संस्था है ट्रैवल ऑपरेटर्स ऑफ टाइगर, है ना, ट्रैवल ऑपरेटर्स ऑफ टाइगर, ये ब्रिटेन की एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा इसको यानी अपनी जो टाइग्रिस मछली है, इस मछली को 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी इसे दिया गया था। मतलब ये जबरदस्त थी भाई,
जबरदस्त ऐसी इसकी शक्ति ऐसी थी, इसकी शान ऐसी थी कि आप देख जैसे क्वीन जा रही हो, मतलब क्वीन ऑफ विक्टोरिया, रानी एलिजाबेथ जा रही हो, इस तरह का इसका रुतबा था। आप ऐसे सोचो कि वो पानी में जाके मगरमच्छ को, घड़ियाल को मार के ले आती थी, और इसने अपने लाइफ में मतलब जवानी से लेके मृत्यु तक अपनी लाइफ में इस रणथंभौर पर एकाधिकार यानी एक छत्र राज किया है। जब ये बूढ़ी भी हो गई थी ना, आप इसकी शान को देखो, ये रियलिटी है, इसकी शान को देखो। जब ये बूढ़ी हो गई, जब ये शिकार नहीं कर पाई, तब भी किसी की हिम्मत, किसी मेल टाइगर की भी हिम्मत नहीं थी कि वो राजबाग पर आके कब्जा करे। रणथंभौर में जो राजबाग क्षेत्र है, इस राजबाग पे जो शासन करता है, जो भी टाइगर या टाइगर शासन करती है, उसको रणथंभौर क्वीन या रणथंभौर किंग कहते हैं। तो वो रणथंभौर क्वीन भी रही है ना, और एक छत्र राज किया है रणथंभौर पर। अब जब बूढ़ी हो गई तो इसी की बेटी ने इसको राजबाग से पदस्थ कर दिया था, हटा दिया था राजबाग से, मतलब अटैक कर दिया था इस पे। लेकिन फिर ये समझ गई कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं अपनी बेटी को नहीं हरा सकती हूँ, तो वो पीछे हट गई थी और चली गई। और पता है आपको, इस पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री है, इस मछली और उसके परिवार पर, टाइगर डायनेस्टी और टाइगर क्वीन के नाम से। मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसे दिखा रहे हैं कि जब मछली बूढ़ी है, जब भी वो जंगल से गुजर रही है, तो रास्ते में जो मेल टाइगर भी आ रहे हैं वो रास्ता छोड़ रहे हैं, मतलब हट रहे हैं पीछे। आप ये सोच के देखिए, मतलब मेल टाइगर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अपने जोन में, लेकिन जब मछली गुजर रही है तो वो पीछे हट रहे हैं, उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ये शानदार शान थी इस मछली की, लेकिन ये अभी नहीं है। ऐसे ही इस जो रणथंभौर में है उस्ताद T24, काफ़ी चर्चित बाघ रहा है। T24 उस्ताद नाम है इसका। ये देश का ही नहीं, विश्व का पहला ऐसा वन्य जीव टाइगर बना है जिसका केस किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा गया हो। यानी इस उस्ताद T24 का केस लड़ा गया था कहाँ पे? हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में। अब आप ये कौतूहल का विषय होगा कि यार इसका केस सर्वोच्च न्यायालय में क्यों लड़ा गया, तो एक बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, पूरा प्रोसेस है इस पे, तो वो हम कभी समय हमें मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें जो टाइगर्स हैं वो याद रखिए कि कौन कौन है और टाइगर कौन है। तो विशेषकर यहाँ पे उस्ताद और नूर, उस्ताद और नूर। नूर को तो अभी शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स में, है ना। नूर तो कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स में है। नूर के साथ मुकुंदरा हिल्स में कौन है? मिर्जा। मिर्जा जो मेल टाइगर है वो मुकुंदरा हिल्स में रणथंभौर से शिफ्ट किया गया है, और नूर को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है ना। अब उस्ताद नूर और मिर्जा ना आप समझ गए होंगे। उस्ताद मेल टाइगर, मिर्जा मेल टाइगर और नूर फीमेल टाइगर। तो ये मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी थी इन तीनों की, और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित लव स्टोरी है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था उस्ताद को, ठीक है। कभी टाइम होगा हम जरूर बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, पद्म तालाब, गिलाई, मानसरोवर, राजबाग ये हमने जान लिया। यहाँ पे हमने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मिलेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हमारा रणथंभौर दुर्ग हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमीर के शीश का मंदिर भी यहाँ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस रणथंभौर में टाइगर फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है 2009-10 में, और यहाँ पे वर्ल्ड टाइगर डे यानी विश्व टाइगर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। एक खास बात मैं आपको बता दूं जो भारत के संदर्भ में थोड़ा सा, कि हमारे यहाँ पे करीब 2967 टाइगर हो चुके हैं, और विश्व के करीब 80% जो टाइगर हैं वो हमारे भारत में ही मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में मिलते हैं, और मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये बात हो जाती है हमारे राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क की, जो कि सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर शहर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अरावली की घाटियाँ और विंध्याचल पर्वतमाला आपस में मिलते हैं। एक खूबसूरत सा डेस्टिनेशन है। अभी मतलब बारिश का सीजन है, और अगर आप देख कर आना चाहते हैं नेचर को, तो आप राजस्थान के अभयारण्यों को ही देख के आइए।
मतलब आपको ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी कि आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। ओके, तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के एक और नेशनल पार्क पर, और वो नेशनल पार्क है हमारा केवलादेव। केवलादेव नेशनल पार्क, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केवलादेव नेशनल पार्क स्थित है हमारे गोल्डन ट्रायंगुलर टूरिज्म सर्किट पर। दिल्ली, जयपुर, आगरा जो पर्यटन परिपथ है, उस पर्यटन परिपथ पर हमारा सवाई माधोपुर वाला तो रणथंभौर नेशनल पार्क तो है ही, साथ ही में केवलादेव जो कि भरतपुर में है, ये भी उसी पर्यटन सर्किट पर स्थित है। अब केवलादेव की अगर हम बात करते हैं तो केवलादेव महादेव का मंदिर है यहाँ पे, है ना। केवलादेव महादेव के मंदिर होने के कारण ये क्या कहलाता है, केवलादेव कहलाता है। प्राचीन मंदिर है शिव जी का, केवलादेव महादेव, महादेव शिव जी तो होते हैं और कौन, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं केवलादेव की, तो केवलादेव कहाँ पड़ता है, भरतपुर में NH 21 पर, NH 21 पर है। यानी जब आप जयपुर जो दौसा, भरतपुर और आगरा वाले रूट पर निकलते हैं तो भरतपुर में ऑन रोड यह हमें मिलेगा, ठीक है। ये हमारे राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क है। पहला कौन था, अपना रणथंभौर नेशनल पार्क, ये हमारे राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था, हमारा रणथंभौर। अब सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, हमारा केवलादेव, सॉरी केवलादेव जो नेशनल पार्क है, इसका एरिया मात्र 28.7 वर्ग किलोमीटर है केवल, ठीक है। अब लेकिन ये चर्चित रहता है, चर्चा में क्यों रहता है, तो ध्यान से सुनना। केवलादेव नेशनल पार्क को 1956 में अभयारण्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। किस रूप में स्थापित किया, अभयारण्य के रूप में। कब, 1956 में। 1981 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। कब, 1981 में। किसका दर्जा, नेशनल पार्क का दर्जा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि 1 अक्टूबर 1981 में ही इसे रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड का दर्जा भी दे दिया गया था। यानी ये हमारे राजस्थान का पहला वेटलैंड भी है, पहली नम भूमि है हमारे राजस्थान की। हमारे राजस्थान में 2 नम भूमियां हैं, घोषित 2 नम भूमियां हैं रामसर साइट के अंतर्गत। एक तो केवलादेव है जो कि 1 अक्टूबर 1981 में स्थापित हुई थी। दूसरी को जो दर्जा दिया था वो है सांभर। सांभर को दर्जा मिला था 23 मार्च 1990। कब मिला था, 23 मार्च 1990 में ये दर्जा मिला था, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसकी खूबसूरती देखते हुए, साथ ही यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों के अट्रैक्शन को देखते हुए 1985 में, याद रखना 1985 में यूनेस्को के द्वारा राजस्थान के प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसे दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब इस केवलादेव के लिए खास बात है, बहुत ईजी है, आप जानते हैं कि ये पक्षियों की भूमि कहलाता है। ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की शरण स्थली है ना, शरण स्थली क्या, सॉरी, प्रजनन स्थली है। एशिया में ये पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली रही है। साइबेरिया से आने वाले जो सारस हैं उनके लिए ये विशेषतः फेमस है। बाकी विविध प्रकार के प्रवासी पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक विशेष विद्वान पर, जो पक्षी वैज्ञानिक है, डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली ने इस अभयारण्य के जो पक्षी की प्रजातियां हैं उन पर अध्ययन किया। वो यहाँ पर ठहरे और उन्होंने क्या, एक बुक लिखी। बुक का नाम था स्पीशीज। बुक का नाम क्या था, स्पीशीज। और इस स्पीशीज बुक में उन्होंने केवलादेव की करीब 392 पक्षियों की प्रजातियों का उल्लेख किया है। ये जबरदस्त है भाई, ठीक है। हमारे रणथंभौर में भी कम नहीं है पक्षियों की प्रजातियां। रणथंभौर में करीब 272 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। 392 प्रजातियां हमें केवलादेव में मिलती हैं।
अब देखो ऐसा होता है कि जिस भी जोन में पक्षी अधिक होंगे, है ना, तो पक्षी पर आश्रित जो अन्य जीव हैं वो भी वहां मिलेंगे। पक्षी पर आश्रित जीवों में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पायथन। पायथन मीन्स अजगर। अजगर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब अजगर क्या, अजगर पक्षियों को खाता है और अजगर पक्षियों के अंडों को खाता है। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर अजगर हमें देखने को मिलता है। तब एक क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में पायथन पॉइंट कहाँ है। एक ही मात्र पायथन पॉइंट है, वो है हमारे इस केवलादेव में। ये ध्यान रखना है आपको, केवलादेव में ये सब पायथन पॉइंट है हमारे। ठीक है, अब और बात करें तो यहाँ पे और तो विशेष नहीं है, बट ये आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि ये रामसर साइट के अंतर्गत नम भूमि है। ये वेटलैंड का दर्जा प्राप्त है। 1 अक्टूबर 1981 में इसे वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब यहाँ पर जो अच्छा क्वेश्चन रहता है आरएस लेवल का, यहाँ जो क्वेश्चन है, आपके लेवल का जो क्वेश्चन है, वो यहाँ जल आपूर्ति से संबंधित है। मतलब ऐसा है कि केवलादेव में जल आपूर्ति काफ़ी बाधित रहती है शुष्क काल में, शुष्क ग्रीष्म काल में। तो यहाँ पे जल आपूर्ति करने के लिए काफ़ी सोर्स डेवलप किए गए हैं। एक तो है अजान बांध, अजान बांध। ठीक है, अजान बांध ये केवलादेव की लाइफलाइन कहलाता है। यहाँ अजान बांध तो है ही, अजान बांध गंभीर नदी पर है। साथ ही इस जो हमारा अभयारण्य है, यानी जो नेशनल पार्क है, इससे बाणगंगा और गंभीर नदियाँ दोनों बहती हैं। बाणगंगा और गंभीर नदियां बहती हैं। अजान बांध भी यहीं पर है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यमुना जल समझौता, यमुना जल समझौता के अंतर्गत भी इसे जल, केवलादेव को जल की आपूर्ति की जाती है, यानी यमुना नदी का पानी भी हम केवलादेव को देते हैं। इसके अलावा पांचना बांध, पांचना बांध वेयर इज, तो पांचना बांध है करौली में। तो पांचना बांध करौली से भी जल की आपूर्ति होती है। अब करौली से किस तरह से जल की आपूर्ति होती है, मान लीजिए ये हमारा केवलादेव, ये पांचना बांध, तो इस पांचना बांध से केवलादेव तक हमने एक नाला बनाया है। नाले का नाम है गोवर्धन नाला। ठीक है, इस गोवर्धन नाले के माध्यम से पांचना बांध से इस केवलादेव को जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केवलादेव भी काफ़ी प्रसिद्ध है, राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज है और नेचुरल श्रेणी का ये वर्ल्ड हेरिटेज है, प्राकृतिक कैटेगरी में है, प्राकृतिक श्रेणी में है। ओके, तो ये था हमारे राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क, बहुत ईजी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में जो तीसरा नेशनल पार्क है उसके ऊपर। तीसरा नेशनल पार्क जो है वो है मुकुंद्रा हिल्स। मुकुंद्रा हिल्स, मुकुंद्रा हिल्स 2 जिलों में विस्तृत है, कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़ में विस्तृत है, कोटा और चित्तौड़ में विस्तृत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क है, कोटा और चित्तौड़ में है। मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है और ये राजस्थान की तीसरी टाइगर परियोजना भी है। राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क, एक बात, राजस्थान की तीसरी टाइगर परियोजना हमने कौन सी पढ़ी, पहली टाइगर परियोजना पढ़ी और तीसरी टाइगर परियोजना, दूसरी अभी मिसिंग है। तो दूसरी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दूसरी टाइगर परियोजना है वो है सरिस्का। 1978 में वो टाइगर परियोजना के रूप में स्थापित हुई थी। ये तीसरी टाइगर परियोजना है। अप्रैल 2013 में यहाँ पे तीसरी टाइगर परियोजना को मंजूरी मिल गई थी। टाइगर परियोजना को मंजूरी कौन देता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसको जो NTCA है वो क्या टाइगर परियोजनाओं को मंजूरी देता है। तो अप्रैल 2013 में इसको यानी मुकुंद्रा हिल्स को राजस्थान की तीसरी टाइगर परियोजना के रूप में मंजूरी मिली थी।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कोटा और चित्तौड़ में स्थापित है। अब मुकुंदरा हिल्स का जो एरिया है वो क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पहला सबसे बड़ा रणथंभौर, दूसरा सबसे बड़ा ये मुकुंदरा हिल्स, और सबसे छोटा, तीन ही तो है ना, सबसे छोटा केवलादेव। इसका जो एरिया है वो करीब 199.55 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, क्योंकि राजस्थान में 3 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, उनमें से ये तीसरा है। तो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में एरिया बढ़ाया गया है, तो एज ए टाइगर प्रोजेक्ट, एज ए टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें जो शामिल हैं या जो इसका एरिया लिया गया है, इसमें कौन कौन आता है। तो इसमें ये खुद तो है ही, साथ ही में इसमें जवाहर सागर को ऐड किया गया है, जवाहर सागर इसमें ऐड है, इसमें हमारा ये जो दर्रा अभयारण्य है वो ऐड है, और चंबल जो अभयारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इसका कुछ एरिया इसमें लिया गया है। तो इसमें जवाहर सागर अभयारण्य का करीब 178 वर्ग किलोमीटर का एरिया लिया गया है, और दर्रा अभयारण्य का करीब 22.5 वर्ग किलोमीटर का एरिया लिया गया है, और चंबल का करीब 13 वर्ग किलोमीटर का एरिया इस क्षेत्र में, यानी कि इस मुकुंदरा हिल्स में शामिल किया गया है। और ये हमारी बन जाती है दूसरी सबसे बड़ी टाइगर परियोजना, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले कभी सरिस्का सबसे बड़ी टाइगर परियोजना हुआ करती थी राजस्थान की, ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बात करते हैं हम इस एज ए टाइगर प्रोजेक्ट की हमने बात कर ली। अब मुकुंदरा हिल्स जाना किसके लिए जाता है, तो इजी है, आप जानते हैं। मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा और चित्तौड़ में है, ये गागरोनी तोते के लिए जाना जाता है, गागरोनी तोता, है ना, गागरोनी तोता, जिसको हम अलेक्जेंड्रिया पैराकीट कहते हैं, जो हीरामन तोता भी कहलाता है, आकाश लोचन भी कहलाता है। ऐसे कहते हैं कि ये वही तोता है, यही वही प्रजाति का तोता है जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पास था जब वो सिंगल द्वीप यानी कि श्रीलंका में थी, है ना। ये क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हैं जो कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई हैं, है ना। इसमें फैक्चुअल और रियलिटी नहीं है, ठीक है। पद्मावत क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पद्मावत का विरोध किया जाता है, जो राजपूत सेना वगैरह है उनका, करणी सेना है जिसको मतलब करणी सेना बोलते हैं, तो वो उसका विरोध किया जाता है पद्मावत का, क्योंकि वो पूरी तरह से इतिहास से दूर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हीरामन तोता, इसके अलावा यहाँ पे और भी जैसे शैल चित्र देखने को मिलते हैं, रावठा महल यहाँ देखने को मिलता है, रावठा महल यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। भीमचोरी के गुप्तकालीन मंदिर देखने को मिलते हैं, बांडोली के शिव मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं, ये विशेष है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मुकुंदरा हिल्स की बात हो जाती है, कोटा चित्तौड़ वगैरह में ये विस्तृत है। 3 नेशनल पार्क हमने पढ़े, 2 टाइगर परियोजना हमने पढ़ी। अब टाइगर परियोजना के रूप में यहाँ पे टाइगर कब विस्थापित किया गया, तो 2018-19 में, 2018 में यहाँ पे एक तो मिर्जा और एक नूर को यहाँ शिफ्ट किया गया, है ना। जो अब हमने बात करी थी ना रणथंभौर में, ट्रायंगुलर लव स्टोरी, ट्रायंगुलर लव स्टोरी, जबरदस्त लव स्टोरी है, मतलब जैसे होता ना फिल्मी स्टाइल में, पूरी की पूरी वैसी है, बहुत बड़ी है। तो अभी समय नहीं है, समय को ध्यान में, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो हम समय को ध्यान में तो रखेंगे ही, ओके। तो जवाहर सागर और जो सारा जो अभयारण्य था और नेशनल पार्क था वो हमने देखा अभी। अब हमने दूसरी जो टाइगर परियोजना है हम उसकी बात कर लेते हैं। तीसरी टाइगर परियोजना हमने देख ली है। दूसरी टाइगर परियोजना के रूप में दर्जा मिला था सरिस्का को, सरिस्का। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सरिस्का है कहाँ, तो सरिस्का अलवर में है, एरिया करीब 492 वर्ग किलोमीटर है इसका, ठीक है। और सरिस्का को जो दर्जा मिला था वो 1955 में अभयारण्य का दर्जा मिला था, 1955 में। 1978 में यहाँ पे टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई और 1980 में राजस्थान सरकार के द्वारा इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। अभी तक ये प्रस्तावित नेशनल पार्क ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रस्तावित नेशनल पार्क है सरिस्का। अब सरिस्का के लिए खास बात ये है कि अलवर में है। अब सरिस्का एक टाइगर परियोजना तो है ही और एक प्रस्तावित नेशनल पार्क है ये।
अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं टाइगर परियोजना के संदर्भ में, है ना, टाइगर परियोजना के संदर्भ में हम बात करते हैं तो राजस्थान के इस सरिस्का में हमेशा से टाइगर रहे थे, देखने को मिले थे। लेकिन 2004-05 की एक बड़ी अजीब घटना, 2004-05 में यहाँ पे संसार चंद और कालिया नामक 2 व्यक्तियों ने यहाँ पे टाइगर का शिकार कर लिया। 25 टाइगर मार दिए गए थे सरिस्का के, और फिर उनके अंगों की तस्करी कर दी। बाद में वो पकड़े गए अपराधी। ओके, अब अगर हम बात करें वर्तमान की, तो फिर क्या हुआ, इसको जो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने इसको टाइगर विहीन घोषित कर दिया। इसका महत्व खत्म हो गया। मतलब इसमें देखने के लिए कौन आते हैं लोग, टाइगर देखने के लिए आते हैं। हिरन देखना हो तो ताल छापर में चले जाएं, टाइगर देखने आते हैं, टाइगर को लाइव शिकार करते हुए देखना चाहते हैं तो वो टाइगर को देखने आते हैं। महत्व खत्म हो गया, पर्यटन खत्म। तब राजस्थान सरकार की जो सिफारिशें थी उनके माध्यम से जो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे विंग कमांडर विमल के द्वारा यहाँ पे एक टाइगर को छोड़ा गया जून 2008 में। टाइगर का नाम था दारा सिंह वाला दारा। लेकिन दारा की डेथ हो गई, 1 सप्ताह के अंदर दारा की डेथ हो गई, दारा खत्म। ठीक है, अब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि भाई इसको विष दिया गया है, विष के वजह से ये खत्म हो गया। फिर बवाल मच गया, फिर दोबारा पोस्टमार्टम किया और वह सर्प के डसने से खत्म हो गया। तो इस तरह से ये केस खत्म हो गया। उसके बाद फिर से वो टाइगर विहीन हो गया। तब उसी मंथ में, उसी ईयर में, जून 2008 में ही हमारे जो एक संस्थान है ना, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में है, उस देहरादून के द्वारा, संस्थान के द्वारा यहाँ पे लाया गया सुल्तान टाइगर, मेल टाइगर, और बबली फीमेल टाइगर, मेल टाइगर। अब सुल्तान और बबली जब यहाँ पे आए तो बबली तो ठीक रही, लेकिन सुल्तान क्या अनमना हो गया। अनमना समझते, मन नहीं लग रहा बेचारे का, खाना खाना बंद कर दिया, बीमार हो गया, मानसिक तनाव हो गया, इसको स्ट्रेस में आ गया सुल्तान। अब वो ये हो सकता है कि भाई सुल्तान को बबली के साथ नहीं आना था, सुल्तान की कोई और होगी, इसको लेके आ गए बबली के साथ। अब अपन इससे पूछ तो नहीं सकते ना कि भाई वो सुल्तान बोल किसको लेके चले, तो ये बबली को लेके आ गए। तो ये शायद उस वजह से ये स्ट्रेस में आ गया और इसको वापस ले जाया गया था रणथंभौर, और वहाँ पे ये ठीक हो गया था, वहाँ पे ये ठीक हो गया था। बड़ी विचित्र, देखो जानवरों में भी इस तरह का देखने को मिलता है। तो सुल्तान वहाँ पे ठीक हो गया। तो फिर 2009 में और यहाँ पे टाइगर शिफ्ट किए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब सरिस्का में एक बार फिर से रौनक लौट आई और अब यहाँ फिर से टाइगर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी हैं, जैसे ये काफ़ी फेमस है हरे कबूतर के लिए, हरे कबूतर के लिए, धौंक के पेड़ों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काकनवाड़ी दुर्ग भी है ना। वो काकनवाड़ी दुर्ग, ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पे कैद करके रखा था, तो काकनवाड़ी दुर्ग भी है। यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे पांडुपोल हनुमान मंदिर है, भर्तृहरि मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर भी हैं यहाँ सरिस्का में। अब एक बात है, जैसे कोई पूछे आपसे, पूछे क्या आपका जाना हो, कहाँ जाना हो, सरिस्का जाना हो आपका, आप गए सरिस्का में, आप सरिस्का में गए तो सही, लेकिन आपको टाइगर नहीं दिखा। आप चाहते हैं कि यार मैं टाइगर देखूं, तब आपको टाइगर कहाँ देखने को मिलेगा? आप टाइगर देख सकते हैं 2 स्थान विशेष, एक तो क्रास्का और एक है बघानी, क्रास्का और बघानी, है ना। क्रास्का और बघानी, क्रास्का पठार है, बघानी घाटी क्षेत्र है। तो क्रास्का और बघानी क्षेत्र है, यहाँ पे आप टाइगर देख सकते हैं। यहाँ टाइगर देखे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ टाइगर पाए जाने की या देखे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ओके, हमने बात की हमारे 3 नेशनल पार्क और 3 टाइगर परियोजनाओं पे। अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के जो अभयारण्य हैं ना, उन अभयारण्यों पर हम बात करेंगे। उन अभयारण्यों को हम मैप में पढ़ेंगे। वे अभयारण्य जो काफ़ी महत्व वाले हैं, तो उनका ईयर वाइज याद रखना है आपको, स्थापना वर्ष भी याद रखना है। ठीक है,
एरिया विशेष नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी एग्जाम में किसी भी अभयारण्य का एरिया नहीं पूछा गया है। हाँ, ये जरूर आता है कि कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा, ये जरूर आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के जो अभयारण्य हैं, सभी के सभी जो 26 अभयारण्य हैं उन सभी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा राजस्थान मान लीजिए एक बार। ठीक है, तो राजस्थान के जो अभयारण्य हैं उनकी हम बात करते हैं। पहले हम उन अभयारण्यों की बात करेंगे जिन्हें दर्जा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा नेशनल पार्क का, या यूँ कहें कि जो नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे। तो हम चलते हैं, इनमें से एक सरिस्का तो हमने देख लिया है। सरिस्का हमारा टाइगर प्रोजेक्ट तो है ही, साथ ही में सरिस्का वो अभयारण्य है जिसे नेशनल पार्क के रूप में प्रपोज्ड है ना, नेशनल पार्क के रूप में वो प्रस्तावित है, तो वो हमने जान लिया एक। अब हम चलते हैं, यहाँ है जैसलमेर और यहाँ है बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर में प्रस्तावित है, जैसलमेर और बाड़मेर में प्रस्तावित है। और क्या प्रस्तावित है, स्थापित है, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, 3162.5 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 1980 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, 1980 में स्थापित हुआ था और उसके बाद फिर राज्य सरकार ने इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया था। और इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क भी है, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसकी खास बात ये है कि ये काफ़ी जीवों के लिए फेमस है। यहाँ पे राजस्थान की जैव विविधता बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमें राज्य पक्षी गोडावण देखने को मिलता है। गोडावण काफ़ी फेमस है, इसको हम देखते हैं। गोडावण कहलाता क्या है? गोडावण को वैज्ञानिक रूप से क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। बाकी इसके कुछ स्थानीय नाम हैं। इसको माल मोरडी कहते हैं, इसको तिलोर कहते हैं, इसको हुंकना कहते हैं, हुंकना पक्षी, इसको शर्मिला कहते हैं, इसको सोहन चिड़िया भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आप जानते ही हैं कि ये हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है। 1980 में इसके ऊपर यानी इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और गोडावण पर जो भारतीय डाक विभाग है, उस डाक विभाग के द्वारा पोस्टेज स्टैंप यानी डाक टिकट भी जारी की गई है। ठीक है, तो गोडावण राज्य पक्षी यहाँ देखने को मिलता है। ये संकटग्रस्त है, रेड डाटा बुक में शामिल है। ठीक है, गोडावण के संरक्षण के लिए जून 2013 में, ध्यान से सुनना, गोडावण के संरक्षण के लिए जून 2013 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, आगे अगर हम बात करें यहाँ और कौन मिलता है, तो यहाँ पे हमें गजेल देखने को मिलता है, यानी कि चिंकारा गजेल देखने को मिलता है। चिंकारा कह सकते हो आप इसे। गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे 1981 में राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था वन्य जीवों की श्रेणी में। हमारा जो नवीनतम राज्य पशु है, राज्य पशु बोलना था एक्चुअल में, राज्य पशु गजेल 1981 में घोषित किया गया था, जिसके लिए अधिसूचना 1982 में जारी हुई थी। ये जरूर याद रखना भाई, 1981 में गजेला यानी चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन अधिसूचना जारी की गई थी 1982 में। ठीक है, 22 मई 1982 में अधिसूचना इसके लिए जारी हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये तो वन्य जीवों में राज्य पशु है, लेकिन पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु कौन है? तो वो है ऊंट।
ऊंट को जून 2014 में ये जारी इसे घोषणा की गई थी राज्य पशु की, और 19 सितंबर 2014 में इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। यानी हमारा जो ऊंट है, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिल गया था 19 सितंबर 2014 में। इसके लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी थी। अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन, लिखित में। घोषणा करना अलग बात है, लिखित में जब जारी कर देते हैं तो वास्तविक तिथि वो ही बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये ऊंट हो गया यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे विषैले सर्प देखने को मिलते हैं। विषैले सर्प में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पीऊणा विषैला सर्प यहाँ देखने को मिलता है। कोबरा देखने को मिलता है, मरु छिपकली देखने को मिलती है, मरु लोमड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, और विशेषकर कई प्रजाति के यहाँ पे जो सरीसृप हैं, मकड़ियाँ वगैरह, यहाँ मकड़ियाँ, कैमल स्पाइडर वगैरह, यहाँ बड़ी बड़ी मकड़ियाँ जो मरु मकड़ियाँ हैं, जाला नहीं बनाती हैं, रेत में छिपके रहती हैं। रेत की छिपकली लिजर्ड, मरु लिजर्ड यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है। अब खास बात है यहाँ पाए जाने वाला आकलवुड फॉसिल्स पार्क। जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तब हमने आकलवुड फॉसिल्स पार्क की बात करी थी कि यहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पूर्व के मेसोजोइक काल के, 18 करोड़ वर्ष पूर्व के मेसोजोइक काल के क्या मिलते हैं? मेसोजोइक काल के लकड़ी के जीवाश्म मिलते हैं। और ये लकड़ी के जीवाश्म किस से संबंधित है? सागर से संबंधित है, सागरीय वनस्पति से संबंधित हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं। आगे जो राष्ट्रीय मरु उद्यान तो हमने देख लिया। राष्ट्रीय मरु उद्यान के बाद हमारा जो अन्य अभयारण्य जिसे नेशनल पार्क के रूप में जिसे का प्रस्ताव किया गया है, उसमें हमने सरिस्का जान लिया, हमने आकलवुड फॉसिल्स पार्क और राष्ट्रीय मरु उद्यान जान लिया। अब हम जानते हैं कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य पर जो क्वेश्चन है, पहले तो ये जान लो कि कुंभलगढ़ अभयारण्य है कहाँ। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य है राजसमंद, उदयपुर और पाली, 3 जिलों में। राजसमंद, उदयपुर और पाली में स्थापित है कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य की खास बात है कि ये हमारा 1971 में तो स्थापित हुआ था और वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब 610.5 वर्ग किलोमीटर, 610 वर्ग किलोमीटर कह सकते हो, 610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 1971 में स्थापित हुआ था। अब जाना किसके लिए जाता है, ये सबसे खास है। तो इसको हम भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में पहचानते हैं। भेड़ियों की प्रजनन स्थली, भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य 1979 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और ये जो अभयारण्य है ये उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और प्रतापगढ़ में स्थापित है। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ में 3 जिलों में स्थापित है सीता माता अभयारण्य। अब सीता माता अभयारण्य जाना जाता है उड़न गिलहरी के लिए, काफ़ी फेमस है। और उड़न गिलहरी के साथ साथ उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना। उड़न गिलहरी को हम बोलते हैं पेटोरिस्टा एल्वीवेंटर, पेटोरिस्टा एल्वीवेंटर, पेटोरिस्टा एल्वीवेंटर हम इसे कहते हैं। ठीक है, उड़न गिलहरी। इसके अलावा ये पेंगोलिन के लिए जाना जाता है, पेंगोलिन। पेंगोलिन का स्थानीय जो शब्द है वो है आड़ाहुला, आड़ाहुला भी इसे कहते हैं। साथ ही ये चित्तल की मातृभूमि कहलाता है, चित्तल की मातृभूमि कहलाता है। चित्तल की मातृभूमि, चित्तल क्या है, यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति एंटीलोप, दुर्लभ प्रजाति एंटीलोप प्रजाति का चित्तल यहाँ पे पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में भेड़ल की संज्ञा दी जाती है, भेड़ल। ठीक है, तो भेड़ल की संज्ञा दी जाती है। सीता माता अभयारण्य दुर्लभ औषधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 2 प्रसिद्ध नदियाँ जाखम
नदियाँ बहती हैं जाखम, जाखम के साथ इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं जैसे करमोई, कैर मोई, हमारे चैप्टर में हमारा जो सिलेबस है उसमें नदियां हैं, नदियों के में हम पढ़ेंगे। तो करमोई, जाखम, गुधोली आदि नदियों के लिए ये अभयारण्य जाना जाता है। ठीक है। सीता माता के कारण यहाँ पे सीता माता इसका नाम पड़ा है। लव और कुश जो इसके पुत्र थे उनके नाम पर यहाँ 2 जलकुंड भी हैं, लव और कुश जलकुंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये हमारा दूसरा ऐसा अभयारण्य हो गया जिसको दर्जा मिला हुआ है नेशनल पार्क का, मतलब राजस्थान सरकार की ओर से और केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रस्तावित है। फिर हम बात करते हैं सीता माता के बाद माउंट आबू, सिरोही में आ जाते हैं और माउंट आबू पर आ जाते हैं। माउंट आबू जो अभयारण्य है इसे भी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ये अप्रैल 2008 में अस्तित्व में आया था और साथ ही जून 2009 में ही जस्ट 1 साल के बाद ही भारत सरकार के द्वारा इसे इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दे दिया गया था। माउंट आबू क्या है वर्तमान में? इको सेंसिटिव यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी वनस्पति मिलती है जो पूरे विश्व में सिर्फ यहीं मिलती है और उसे हम कहते हैं आबूएंसिस। पूरा नाम लिखूं तो पूरा नाम है डिकिल पटेरा आबूएंसिस। डिकिल पटेरा आबूएंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डिकिल पटेरा आबूएंसिस के लिए ये जाना जाता है। साथ ही ऐसे कहते हैं कि जंगली मुर्गे यहाँ पे फेमस हैं और साथ ही एक खूबसूरत सी छिपकली है, छिपकली का नाम है युबले फेरिस। खूबसूरत जो छिपकली है यहाँ की उसका नाम है युबले फेरिस। ठीक है, तो युबले फेरिस के लिए ये जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बात की उन अभयारण्यों की जो अभयारण्य किस रूप में स्थापित, जिन अभयारण्यों को दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है नेशनल पार्क का। ठीक है, अभी जो हमने वीडियो लेक्चर पढ़ा उसमें हमने जाने राजस्थान के 3 नेशनल पार्क, हमने जाना राजस्थान की 3 टाइगर परियोजना और हमने जाना उन अभयारण्यों के बारे में जो कि नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के कंप्लीट जो शेष अभयारण्य हैं उनके बारे में जानेंगे, मृगवन के बारे में जानेंगे और जो जैव संरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में जानेंगे और फिर हम हमारी जो जैव विविधता नियम वगैरह हैं उनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के जो शेष अभयारण्य हैं उनके बारे में और साथ ही हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के जो जैव संरक्षित क्षेत्र है ना, जैव विविधता के संरक्षण के लिए निर्मित किए गए क्षेत्र हैं, जैव संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान के जंतुआलय के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान के जो मृगवन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजस्थान के अभयारण्य के बारे में और हमारे राजस्थान की मैप में जितने भी अभयारण्य हैं उन सबको हम पढ़ लेते हैं एक साथ। ये बना लिया हमने राजस्थान का एक बड़ा सा मैप। मान लीजिए कि हमारा ये राजस्थान है। ठीक है, तो अब हम राजस्थान के पूर्व से शुरू करते हैं। यहाँ ये है धौलपुर में हमें 3 अभयारण्य देखने को मिलते हैं, केसरबाग, रामसागर और वन विहार। केसरबाग, रामसागर, वन विहार, ये 3 अभयारण्य देखने को मिलते हैं और ये तीनों के तीनों अभयारण्य पक्षियों के लिए जाने जाते हैं। अब इनकी तिथि और एरिया याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धौलपुर से आगे हम निकलते हैं तो करौली में हमें जो अभयारण्य मिलता है वो है कैला देवी जो अभयारण्य है ये जाना जाता है टाइगर के लिए। देखो एक बात बताऊं, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, ध्यान से सुनना, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, खुद टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिए आप, है ना। तो कैला देवी करौली और यहाँ कैला देवी जो करौली है यहाँ पे ये टाइगर के लिए और धोंक के पेड़ों के लिए, धोकड़ा वन हम वनस्पति में पढ़ चुके हैं, तो धोकड़ा वनों के लिए ये जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सवाई माधोपुर में है सवाई मानसिंह अभयारण्य।
तो सवाई मानसिंह अभयारण्य जो है वो भी टाइगर के लिए और साथ ही धोकड़ा पेड़ों के लिए जाना जाता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं बारां जिले में। तो बारां में हमें देखने को मिलता है शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य को हम सांपों की संरक्षण स्थली कहते हैं। शेरगढ़ अभयारण्य क्या कहलाता है? सांपों की संरक्षण स्थली, सांपों की संरक्षण स्थली, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शेरगढ़ अभयारण्य सांपों की संरक्षण स्थली कहलाता है, जो कि बारां जिले में है। अब शेरगढ़ अभयारण्य से एक नदी बहती है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। इस अभयारण्य से नदी बहती है, नदी का नाम परवन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कोटा और झालावाड़, यहां पर जो अभयारण्य है ये है दर्रा अभयारण्य अलेक्जेंड्रिया पैराकीट यानी गागरोनी तोते के लिए फेमस है। रावठा महल के लिए फेमस है। अमली मीणी का महल होता है, अमली मीणी का महल उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये प्रसिद्ध है यहाँ जो शैल चित्र हैं उनके लिए। साथ ही यहाँ ओदिया मिलते हैं देखने के लिए। ओदिया, जैसे ओदिया होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखो क्या होता था पुराने समय में, राजाओं के समय, कि राजा जब शिकार पर आते थे तो अपनी रानियों को अपनी जो दासी बोलें जो भी थी, अपने रहनिवास में रहने वाली जो रानियां वगैरह और उनकी जो सखियां थी उनको लेकर आते थे। खुद शिकार करते थे और अपनी रानियों को कहते थे कि आप बैठ के देखो शिकार हम कैसे करते हैं। अब रानी कहाँ से बैठ के देखे? जमीन पे बैठ के देखे तो हो सकता है वो जो शिकार शेर का या टाइगर का कर रहा है वो तो टाइगर उधर आ जाए, पैंथर उधर आ जाए, है ना। तो क्या पता है क्या करते हैं, तो उनके लिए एक झरोखा जैसा बना देते, भाई पिलर बनाया, पिलर पे ऊंचा झरोखा बना दिया, तो वो जो झरोखा जैसा जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, वो ओदिया कहलाता है यहाँ पे, है ना, ओदिया। तो यहाँ पे दर्रा अभयारण्य में ओदिया देखने को मिलते हैं। और ओदिया क्या है, जैसे काफी प्रसिद्ध ओदिया है एक राम झरोका, काफ़ी प्रसिद्ध ओदिया है, ये आपको इसी दर्रा अभयारण्य में देखने को मिलता है। यहाँ पे गागरोन जल दुर्ग भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक काफ़ी प्रसिद्ध अभयारण्य की हम बात करने जा रहे हैं। ये एक नदी है, नदी का नाम चंबल नदी, ठीक है। अब चंबल नदी पर एक अभयारण्य है, अभयारण्य का नाम है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ये 1979 में स्थापित हुआ था, 1979 में स्थापित हुआ था। और ये जो अभयारण्य है ये स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, यानी 3 राज्यों में स्थित एक अभयारण्य है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षण की परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी घड़ियाल संरक्षण, मगरमच्छ संरक्षण की परियोजना है। यहाँ पे हमें इस राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में हमें क्या देखने को मिलता है, गांगेय सूस देखने को मिलता है। अब गांगेय सूस क्या है, तो गांगेय सूस गंगाई डॉल्फिन है, गंगाई डॉल्फिन जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है, तो वो भी यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो आपको बताऊं कि जब हम जैव विविधता के बारे में भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो अपर गंगा वेटलैंड है, भारत का अपर गंगा वेटलैंड, जिसमें ब्रज घाट से नरोरा, लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, ब्रज घाट से नरोरा, ये ब्रज घाट से नरोरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे अपर गंगा वेटलैंड बनाया गया है। उस अपर गंगा वेटलैंड में गांगेय सूस यानी कि गंगाई डॉल्फिन रह गई है, बस, ठीक है। बाकी पहले ये यमुना में भी देखने को मिलती थी, चंबल में भी देखने को मिलती थी, ये यमुना में भी देखने को मिलती थी और चंबल में भी देखने को मिलती थी, बट अभी ये सिर्फ ब्रज घाट से नरोरा उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गई है,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये संकटग्रस्त बेचारी, इसके संरक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया है, जिसको हम IUCN, जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, ठीक है, उससे संबंधित जो संस्था है, IUCN कहते हैं उसको, तो वो उस संस्था के सहयोग से यहाँ पे हमने ब्रज घाट से नरोरा के मध्य ये जो अभियान है गांगे सूस के संरक्षण का वो चलाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब 1979 में स्थापित होके ये बन गई राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे बड़ी घड़ियाल संरक्षण की परियोजना। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान की प्रथम, ये ध्यान से सुनना, राजस्थान की प्रथम घड़ियाल संरक्षण परियोजना कौन है, ठीक है। चंबल तो नहीं है, क्योंकि चंबल तो मैं कह रहा हूं कि दूसरी है, तो फिर कौन है? तो राजस्थान की जो पहली घड़ियाल संरक्षण परियोजना है वो है जवाहर सागर। जवाहर सागर ये 1975 में स्थापित हुआ था, ठीक है। ये अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ था घड़ियाल संरक्षण के लिए, जवाहर सागर, और इसका विस्तार है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर कहाँ है? कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा घड़ियाल संरक्षण के लिए एक और परियोजना है हमारी, वो है इस भैंसरोडगढ़ पोर्शन में, ये भैंसरोडगढ़ पोर्शन कहलाता है। तो इस भैंसरोडगढ़ पोर्शन में भैंसरोडगढ़ अभयारण्य 1983 में स्थापित हुआ था, और ये भी घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट के रूप में ही स्थापित हुआ था। अब भैंसरोडगढ़ जो अभयारण्य है, इस अभयारण्य में दो नदियां गुजरती हैं, एक तो चंबल और एक चंबल की सहायक नदी बामनी। हम नदियों में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस साइड वाले अभयारण्य जो थे उनको देख लिया है। अब इधर भी चल लेते हैं एक बार। भरतपुर में है, भरतपुर में एक अभयारण्य है बंद बारेठा। बंद बारेठा, भरतपुर में अभयारण्य बंद बारेठा। इस बंद बारेठा को हम पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं। पक्षियों की शरण स्थली कहलाता है। पक्षी में छोटा आएगा ना, पक्षियों की शरण स्थली, ठीक है, ये ध्यान रखना। पक्षियों की शरण स्थली इसे कहा जाता है, ओके, ये ध्यान रखिए। इसके बाद हम इस ओर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखो भरतपुर में बंद बारेठा देखा, धौलपुर में केसरबाग, रामसागर वन विहार, करौली में कैला देवी, सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर में, और बारां में शेरगढ़ अभयारण्य। इसके अलावा फिर हमने देखा दर्रा अभयारण्य, और फिर हमने देखा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, फिर जवाहर सागर और भैंसरोडगढ़। अब यहाँ आते हैं, सीता माता अभयारण्य हम पढ़ चुके हैं। बांसवाड़ा में कोई अभयारण्य नहीं है, डूंगरपुर में कोई अभयारण्य नहीं है। यहाँ पे उदयपुर में आ जाते हैं। उदयपुर में जो स्थित कुंभलगढ़ और सीता माता है वो हम पढ़ चुके हैं, बट उदयपुर में अभी और भी हैं। इनमें एक है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, एक है जयसमंद, जयसमंद, एक है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। तो फुलवारी की नाल अभयारण्य मानसी और वाक्कल नदियों के लिए जाना जाता है। फुलवारी की नाल अभयारण्य में महाराणा प्रताप की कर्म भूमि ये रहा है। जयसमंद जो अभयारण्य है, जयसमंद जो झील क्षेत्र है, उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसको अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। जयसमंद अभयारण्य का एक उपनाम है, इसको कहते हैं जलचरों की भूमि, जलचरों की भूमि कहा जाता है। सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क के रूप में स्थापित किया गया है। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है और इसे राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है, ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का पहला घोषित बायोलॉजिकल पार्क है, लेकिन इससे पहले नाहरगढ़ से पहले सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थापित हो गया था। नाहरगढ़ की एक और ख़ास बात है कि वो बायोलॉजिकल होने के साथ साथ जूलॉजिकल पार्क भी है। तो बायोलॉजिकल कम जूलॉजिकल वो राजस्थान का पहला पार्क है नाहरगढ़ जयपुर में, ठीक है। तो सज्जनगढ़ हो गया, और फुलवारी की नाल, जयसमंद और सज्जनगढ़ ये सभी के सभी उदयपुर में हैं, ठीक है। यहाँ पे सिरोही का हमने आबू अभयारण्य देख लिया है।
यहाँ हम चल लेंगे, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, नहीं तो खिचड़ी सा हो जाएगा। कुछ अभयारण्य हैं राजसमंद में, हमने देख लिया था कुंभलगढ़, फिर अजमेर राजसमंद पाली में है एक अभयारण्य है। एक बार हम इनको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उदयपुर तक आ गए थे, राजसमंद में हमने देख लिया था कुंभलगढ़। अब अजमेर, पाली और राजसमंद, अजमेर, पाली, राजसमंद, इन 3 जिलों में विस्तृत है टाटगढ़ रावली, टाटगढ़ रावली अभयारण्य। टाटगढ़ रावली अभयारण्य जो हम पढ़ रहे हैं, तो टाटगढ़ रावली अभयारण्य की खास बात क्या है? टाटगढ़ रावली अभयारण्य की खास बात ये है कि ये जो अभयारण्य है, ये ऐसा अभयारण्य है जिसका नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रखा गया है। ये एक ऐसा अभयारण्य है जिसका नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम जयपुर पहुँचते हैं और अलवर पहुँचते हैं। तो जयपुर में, और यहाँ पे है बूंदी, आप जानते हैं टोंक, टोंक के नीचे बूंदी। ठीक है, जयपुर में हमें एक तो मिलता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल कम जूलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़। जयपुर में ही हमें मिलता है जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़। ठीक है, नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़ दोनों के दोनों धोंक वनों के लिए जाने जाते हैं। धोकड़ा के वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं, धोकड़ा जमुआ रामगढ़ में भी। और जमुआ रामगढ़ स्याहपोश एक जीव होता है, स्याहपोश, स्याहपोश के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अलवर में चलते हैं। अलवर में हमने एक सरिस्का देख लिया था जो कि नेशनल पार्क के रूप में प्रस्तावित है। अलवर में एक और है सरिस्का ए, सरिस्का ए। ये सरिस्का ए मात्र 3.01 किमी है, 3.01 किलोमीटर है, और ये राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बूंदी में है, बूंदी में हमें एक अभयारण्य मिलता है रामगढ़, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी की खास बात है कि यह है जो रणथंभौर जो अभयारण्य है ना, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर के बाघों का, रणथंभौर के बाघों का जच्चा, जच्चा घर कहलाता है, जच्चा घर कहलाता है। ऐसा क्यों है, हम बात करते हैं रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर क्यों कहलाते हैं। कहानियाँ और स्टोरी मतलब बहुत सारी हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में, लेकिन हमारे पास समय कम रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि रामगढ़ विषधारी को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहते हैं। ये बताओ पहले तो जच्चा कौन होता है? जब मदर बच्चे को पैदा करती है, जब कोई फीमेल टाइगर बच्चे को पैदा करती है तो उसको हम जच्चा कहेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि मेल टाइगर की एक गलत चीज़ होती है कि जब बाघिन माँ बनती है, जब बाघिन माँ बनती है तो बाघिन पूरा ध्यान अपने बच्चों को देती है और बाघ पर वो ध्यान नहीं देती है। बाघ उसे कहता भी होगा कि यार तू थोड़ा बहुत मेरा भी ध्यान रख, ठीक है, लेकिन बाघिन पूरा ध्यान किस पे देती है? अपने बच्चों पे देती है। ठीक है, अब क्या होता है कि बाघ अड़ियल रवैया अपना लेता है और अपने ही बच्चों को मार देता है। खाएगा नहीं लेकिन अपने ही बच्चों को मार देगा ताकि बाघिन उसे समय दे पाए, बाघिन बाघ को समय दे पाए। तो बस उस चक्कर में बाघ अपने बच्चों को मार देगा। तब क्या होता है कि बाघिन को पता लगता है कि जहाँ मैं अब बच्चे देने वाली हूँ, तो ऐसे में वो चुपचाप से बाघ की नज़रों से बच के इस रामगढ़ विषधारी क्षेत्र में आके छिप जाती है। ठीक है, ताकि जो नर बाघ है वो उसके बच्चों को मार ना पाए, है ना, ये स्थिति रहती है। और आपको ये मजाक लगता हो तो आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखो और या आप अपने गूगल पे सर्च करो तो आपको ये निश्चित रूप से चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस वजह से रामगढ़ विषधारी रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आगे हम चलते हैं। बूंदी हो गया था, अजमेर, यहाँ पे चूरू रह गया हमारा, चूरू। ठीक है, चूरू में हमें एक अभयारण्य मिलता है ताल छापर, ताल छापर।
ताल छापर अभयारण्य चूरू में है और ताल छापर अभयारण्य की खास बात है कि यहाँ पे एक जो रन झील है, उस रन झील में जहाँ खारा जल एकत्र रहता है, वहाँ पे बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी शीत ऋतु में पहुँचते हैं। इन प्रवासी पक्षियों में जो विशेष कर आता है उनमें है डेमोसिल क्रेन। डेमोसिल क्रेन, ठीक है। ये क्या है डेमोसिल क्रेन? ये डेमोसिल क्रेन को हम स्थानीय भाषा में कुर्जा कहते हैं। स्थानीय भाषा में कुर्जा कहते हैं डेमोसिल क्रेन को, या डेमाइजिल क्रेन भी कहते हैं हम इसे। इसके अलावा यहाँ पे अन्य प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं ताल छापर में, जैसे कि लैंगर फाल्कन, ग्रेलैंड गूज, लैंगर फाल्कन और ग्रेलैंड गूज भी यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा खास बात है कि ताल छापर ऋषि जो द्रोणाचार्य हैं उनकी तपोभूमि मानी जाती है, और साथ ही ये जो काला हिरण है उसके लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। तो ये हमारे राजस्थान के शेष अभयारण्य थे, इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। इनके बाद हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के जो जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं। 11 जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं हमारे राजस्थान में। तो अब हम इन 11 जैव सुरक्षित क्षेत्रों की बात करेंगे। जैव सुरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं, मतलब एक्चुअल में वो हैं अभयारण्य नहीं, लेकिन उनकी स्थापना जैव सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में की गई है। और जैव सुरक्षित क्षेत्र एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है ना, जो पटवारी का, ग्राम सेवक का, इनका एग्जाम लेता है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बहुत डीपली हार्ड क्वेश्चन देता है ना। आपने देखे होंगे पेपर, आप भी आरएस से हैं, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीपली एग्जाम लेता है। तो उसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में राजस्थान के जैव सुरक्षित क्षेत्रों को पूछा हुआ है। जैव संरक्षण के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, बस उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, जैव सुरक्षित क्षेत्र कह देते हैं। तो हम राजस्थान के जो जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं उनकी हम बात करते हैं। अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान में 11 जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं, उनकी हम हमारे राजस्थान के डायग्राम में बात कर लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के जो जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं उनमें नागौर से शुरू करते हैं, जो कि पूछा हुआ है। नागौर में हमें मिलता है रोटू। ये रोटू कहाँ है? नागौर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा गोंगेलाव, ये जोधपुर नागौर क्षेत्र में है। इसके अलावा जोधपुर में गुढ़ा बिश्नोईयान है ना, ये रोटू भी पूछा हुआ है, गोंगेलाव भी पूछा हुआ है, ये गुढ़ा बिश्नोईयान भी आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू शेखावाटी में भी है, आपके बीकानेर में भी है। बीकानेर में है जोहड़बीड़, बीकानेर में भी एक जैव सुरक्षित क्षेत्र है जोहड़बीड़, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू में है एक शाकंभरी। वैसे शाकंभरी जो स्थान है वो तो केवल सीकर में ही है, लेकिन शाकंभरी जो जैव सुरक्षित क्षेत्र है वो सीकर और झुंझुनू दोनों में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और बात करते हैं अपना शाकंभरी के अलावा तो झुंझुनू में ही है जो नवीनतम बना है खेतड़ी बांसीयाल, ये नवीनतम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे टोंक में है बीसलपुर टोंक में है, ठीक है। कोटा में उम्मेदगंज पक्षी विहार, ठीक है। इधर पाली में भी है, पाली में जवाई बांध, ठीक है। जालोर में है सुंधा माता, जालोर में कौन? सुंधा माता। काउंट कर लेते हैं एक बार, कितने हो गए हमारे पास? बिसलपुर 1, उम्मेदगंज पक्षी विहार 2, जवाई बांध
3, खेतड़ी बांसियाल 4, शाकंभरी 5 और इधर सुंदा माता 6, गुड्ढा बिश्नोईयान 7, नागौर गोंगेलाव 8, नागौर में रोट्टू 9, जोड़बीड़ बीकानेर 10, एक रह गया है ना, एक कौन सा रह गया याद करना पड़ेगा। जवाई बांध आ गया हमारा, गुड्ढा बिश्नोईयान हो गया, जोड़बीड़, खेतड़ी बांसियाल, एक रह गया यार, एक रह गया बीड़, एक झुंझुनू में बीड़ है ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये टोटल 11 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं हमारे राजस्थान में, जो जीवों के संरक्षण, वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसी तरह से हमारे राजस्थान में 7 मृगवन हैं और 5 जंतुआलय हैं, जिनमें से एक बीकानेर वाला बंद है। देखो, जंतुआलय की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो जंतुआलय है वो स्थापित हुआ था 1876 में जयपुर में। ये जयपुर में जो हमारा रामनिवास गार्डन है उस एरिया में राम सिंह के द्वारा 1876 में स्थापित किया गया था। और ये जो रामनिवास गार्डन में स्थापित जयपुर जंतुआलय है, इसे शिफ्ट कर दिया गया है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। तो अभी ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में संचालित है। एक खास बात आपको बताऊं कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में राजस्थान की पहली लॉयन सफारी, टाइगर सफारी नहीं, लॉयन सफारी भी स्थापित की गई है। आप यहां जा सकते हैं। अक्टूबर 2018 से यहां पे लॉयन सफारी संचालित है। और यहां पे जब लॉयन सफारी में हम लोग गए थे तो हमें 3 शेर देखने को मिले थे। बाकी ऐसा है कि डाटा में कि 11 शेर लाए गए थे यहाँ पे, 3 जो शेर हैं वो उस सफारी में छोड़े गए थे, बाकी को ब्रीडिंग के लिए रखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर 1878 में गुलाब बाग उदयपुर में एक जंतुआलय यानी कि जू की स्थापना की गई और उसे भी फिर गुलाब बाग से शिफ्ट कर दिया गया सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। तो अभी ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जोधपुर जंतुआलय 1936 में आया। जोधपुर जंतुआलय की खास बात बताता हूँ कि जोधपुर जंतुआलय गोडावण जानते हो ना, गोडावण की कृत्रिम प्रजनन स्थली के लिए जाना जाता है। और जयपुर के लिए भी इसी तरह की खास बात है कि जयपुर जंतुआलय घड़ियाल की कृत्रिम प्रजनन स्थली के लिए जाना जाता है। उसके अलावा नवीनतम फिर जो हमारा जंतुआलय है वो 1954 में स्थापित हुआ था कोटा में। ठीक है, एक और जंतुआलय है बीकानेर में, वो लेकिन क्लोज्ड है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे ही 7 मृगवन हैं हमारे राजस्थान में। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे पूछा जा चुका है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ये अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर में, अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये आया हुआ भी है। इसके अलावा देखो कुछ अन्य हैं, यानी कि जो 6 रह गए उनमें संजय उद्यान है, संजय उद्यान जयपुर में है। अशोक विहार ये जयपुर में है। माचिया सफारी मृगवन ये जोधपुर में है। चित्तौड़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में है। पुष्कर अजमेर में है। सज्जनगढ़ ये हमारे उदयपुर में है, अभी जस्ट बात की है। संजय उद्यान हो गया। अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये 7 मृगवन है हमारे पास। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जैव विविधता नियम। जबरदस्त क्वेश्चन है, नवीनतम क्वेश्चन है, आने के लिए ही बना है, आप याद रखेंगे। शानदार। सबसे पहली बात, जैव विविधता मैं आपको बता चुका हूं, एकांक समय में एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप व जंतुओं की समस्त प्रजातियों को उस प्रदेश के लिए जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब हमारे राज्य सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता नियम लागू किया। जैव विविधता नियम 2 मार्च 2010 में निर्मित किया गया। अब जैव विविधता नियम कहता क्या है? कहता यह है कि आप वन्यजीव और वनों को संरक्षण प्रदान करेंगे, ये आपकी नैतिकता भी है और आपका कर्तव्य भी है। एक बात सिंपल सी है कि हम देखते हैं कि कभी भी वन्य जीवों की प्रजाति बहुत बड़ी संख्या में नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन मानव की प्रजाति बढ़ पा रही है। कारण है कि वन्य जीव पारिस्थिति के नियमों को फॉलो करते हुए जीते हैं। हम किसी भी पारिस्थिति के नियम को नहीं मानते हैं, है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसे भारत सरकार के द्वारा लाया जाना चाहिए। बच्चे 2 ही अच्छे, है ना, ये ध्यान रखना। ओके,
आगे हम बात करते हैं कि जैव विविधता नियम तो आ गया, 2 मार्च 2010 को आ गया। अब क्या कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का भी गठन कर लिया गया। राजस्थान सरकार ने क्या राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का भी गठन कर लिया गया। 14 सितंबर 2010 को राज्य सरकार के द्वारा राज्य जैव विविधता बोर्ड गठित कर लिया गया। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। जैसे ही हमने जैव विविधता नियम बनाया, जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया, वैसे ही हमने राजस्थान के कुछ स्थानों को चुना। हमने का मतलब राजस्थान सरकार ने कुछ स्थानों को चुना, उनको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दे दिया। जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दे दिया। इनमें देखो मैं नाम लेता हूं कौन कौन है। आक्कल कहाँ है? जैसलमेर में। आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क, ये राजस्थान के लिए जैव विविधता विरासत स्थल है। दूसरा हम बात करते हैं केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल उदयपुर में है, बहुत खूबसूरत नाल है। आप जब भी जाएं ये राजस्थान की नाल जरूर देख के आए। दक्षिण राजस्थान में जो नाल है, कौन कौन सी, गोरम घाट देख के आए, जिसे राजस्थान का स्वर्ग कहते हैं, जबरदस्त है। केवड़ा की नाल देख के आए, बहुत शानदार है। हाथीगुड़ा की नाल देख के आए, ये मेरे कहने से ये 3 नाल तो जरूर देख के आए। हाथीगुड़ा की नाल और अपना केवड़ा की नाल और एक कौन सी, गोरम घाट। ठीक है, गोरम घाट जबरदस्त है भाई। मतलब आप प्रकृति को देखते रह जाएंगे। केवड़ा की नाल में मतलब ये रोड है, डबल रोड पे इतने घने पेड़ हैं कि वो रोड के ऊपर तक आके रोड को कवर किया हुआ उन्होंने। खूबसूरत केवड़ा की नाल, तो वो भी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया हुआ है। इसके अलावा रामकुंडा क्षेत्र भी उदयपुर में ही है। नाग पहाड़ी, ये पुष्कर अजमेर में है। इसके अलावा मनसा माता झुंझुनू में। ठीक है, इन्हें घोषित किया गया है हमें राजस्थान सरकार के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल। ओके, एक चीज और बताता हूँ, राज्य सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता पार्क भी घोषित किया है। एक वन क्षेत्र है गमधर गमधर वन क्षेत्र उदयपुर में है, जिसे जैव विविधता पार्क के रूप में घोषित किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। ओके ना फ्रेंड्स, तो ये हमारे राजस्थान के विविध नेशनल पार्क थे, राजस्थान के अभयारण्य थे, राजस्थान की टाइगर परियोजनाएं थी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब कुछ टॉपिक होते हैं जैसे हम पढ़ते हैं ना कि पारिस्थितिकी संवेदनशील मुद्दे, तो एक मेजर टॉपिक है। तो राजस्थान के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में जितने भी पारिस्थितिकी मुद्दे हैं, चाहे वो जनजातियों के संरक्षण से संबंधित है, जनजातियां क्या, पादप जातियों के संरक्षण से हो, चाहे जंतु जातियों के संरक्षण से हो, उन सभी को हम एक ही जगह करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस लेसन में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, कारण है मतलब डिटेल आगे के लिए पारिस्थितिकी मुद्दे उनके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। कारण है क्योंकि वो हमारा एक कॉमन टॉपिक हम चलाएंगे जिसमें हेडिंग ही हमारी रहेगी कि पारिस्थितिकी मुद्दे एवं पर्यावरणीय समस्याएं। उन सब में डिटेल से सभी की बात करने वाले हैं, चाहे वो तेंदु संरक्षण योजना हो, चाहे गूगल संरक्षण योजना हो, सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे, है ना। तो बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।